नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी कवित्री हैं और शिक्षाविद रह चुकी हैं, साहित्यकार हैं। इनके बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊं। ये फतेहाबाद जिले की प्रथम महिला लेखिका हैं। इनके साथ नवोदित साहित्यकार अवार्ड भी ले चुकी हैं। यूट्यूब पर इन्होंने अपने 2 चैनल भी शुरू किए हुए हैं। इन्होंने अपना एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र को दिया, करीब 28-29 साल। ये टीचर भी रही, प्रिंसिपल भी रही। प्रिंसिपल का इन्होंने पदभार संभाला और इसी के साथ साथ ये CWC की मेंबर भी रही। और उषा तनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे स्ट्रीट मेल टीवी के लिए समय निकाला, हमारे लिए समय निकाला। उनसे हम बात करेंगे, बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सभी को नमस्कार समय देने के लिए। और मैं अपनी पूरी स्ट्रीट मेल टीवी फैमिली की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैम, सबसे पहले मैं और हमारी ऑडियंस आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ जरूर बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं स्ट्रीट मेल टीवी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी ऑडियंस और इतनी अच्छी ऑडियंस से मिलने का, रूबरू होने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, जैसा कि आपने बताया कि मैं शिक्षाविद रह चुकी हूँ और साहित्यकार भी हूँ, लिखती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल हूँ। और यूट्यूब चैनल भी है, मैं संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ। तो इस तरह से जो भी मुझे मतलब अच्छा लगता है काम, मैं वो सब करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक ही तो जिंदगी मिली है यार। जी लो खुल के। जो करना चाहते हो कर लो। बस करती जाती। ये बहुत अच्छी एक बात है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपनी लाइफ को लेकर ना बोर हो जाते हैं। जो उनका रूटीन है उसी में वो फंसे हुए हैं। वो अपने बारे में, अपनी लाइफ को लेकर कुछ इस तरीके की सोच हर किसी की नहीं होती। ये बहुत बड़ी एक बात है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपकी शिक्षा को लेकर बात करूंगी। जैसे कि आपने कहाँ से स्टार्टिंग की, कहाँ आपने स्टडी की और आपने क्या क्या किया, तो उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैं हूँ हांसी से। और हांसी से मैंने कॉलेज में पढ़ाई की। मैंने हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ाई की है। और उसके बाद फिर हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कोई जॉब करेंगे। क्यों, हमारी फ्रेंड्स जो हम 3 फ्रेंड्स थी, तिकड़ी के नाम से हम मशहूर थे तीनों। और हम तीनों ये कहा करते थे कि पढ़ाई के बाद जॉब हो ही नहीं सकता। तो मैंने जॉब की, 28-29 साल मैंने जॉब की है। और उसके बाद बाकी अपने शौक जो थे वो भी मैंने सारे पूरे किए हैं। तो मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी। तो मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने ये बात अभी सभी को बताई और मुझे भी बताई कि हम कॉलेज में 3 तिकड़ी थी, हमारी जो फ्रेंड्स थी। हम ये सोचते थे कि शादी के बाद मैं जॉब नहीं करने वाली। और आपने 28-29 साल अपना शिक्षा के क्षेत्र को दिए, जॉब की आपने। तो उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? वो तो ऐसा था कि सिचुएशंस जो हैं जब बन जाती है ना, तब कुछ जो करने का मन होता है वो करते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड और मैं, जैसे मेरे हस्बैंड खेती करते हैं वो, और ज्यादा टाइम उनका घर पे ही बीतता था। और हमारी लड़ाई भी बहुत होती है, बहुत लड़ाई होती थी। तो फिर मैं सोचती थी चलो मैं ही निकल जाऊं। मैं निकल जाती थी और शाम को वो निकल जाते थे, ना मिलते थे ना लड़ाई होती थी। तो जॉब बहुत बढ़िया चली। उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारा जो मन करता है और तुम कर सकती हो तो तुम कर लो। तो फिर मैंने जॉब शुरू की। DAV जब बना था शुरू में यहाँ पे, तब मैंने 3-4 साल वहां जॉब की। और तब मुझे लगता था कि मैं सिर्फ BA हूँ और बाकी सारे जो टीचर्स थे वो सब MA BEd थे। और मुझे लगता था कि मैं क्लासेस भी बड़ी लेती हूँ, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट तीनों मेरे पास होते थे, और मेरी पढ़ाई कम है। तो फिर मैंने मैडम को कहा कि मैडम मुझे छुट्टी लेनी है यहाँ से और मुझे पढ़ना है आगे। फिर मैंने बीच बीच में पढ़ाई भी की, बच्चे भी हुए, ज्वाइंट फैमिली में भी रही हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने करते करते BEd की, MA की, फिर MPhil की, और फिर जॉब भी चलती रही। ये सब कैसे हुआ कि मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सपोर्ट किया था और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली के सपोर्ट के बिना वैसे भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ये एक सच है ये बात। तो मैम, आप स्कूल में किस टाइप के स्टूडेंट थी?
मैं अपनी पढ़ाई में, हाँ जी, मैं पढ़ाई में ऐसी थी, मैं जो मुझे याद आती है बार बार चीजें, कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता था ना, तब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर की नजरों में मैं होती थी। हाँ जी, लेकिन मैं नंबर अच्छे नहीं लाती थी, मैं फेल भी हुई। हाँ जी, तो मैं अच्छी, मतलब नंबर लाने के मामले में अच्छी नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही टीचर कोई बात पूछते थे पढ़ाई से, जो कुछ भी मतलब पढ़ाते हुए या पिछली कोई चीज पूछते थे, तो वो सबसे पहला आंसर मेरा ही होता था तकरीबन, मतलब टॉप 1 2 में मैं रहती थी। हाँ जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मैम। अगर से मैं ये पूछूं कि आप अपने स्कूल टाइम में शरारती थी? ना, शरारती नहीं थी। मैं शरारती नहीं थी, मैं बहुत डरपोक थी, बहुत ज्यादा डरती थी। इवन जो एक्टिविटीज होती थी ना, जो डांस वगैरह होते थे और चीजें होती थी, तो वो सब करना पड़ता था, लेकिन मैं इतना डरती थी, मैं जाती नहीं थी। मैं सिर्फ जाती थी उसमें जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे पीटी शो होते हैं, उनमें जाती थी, उनमें कुछ बोलना नहीं पड़ता था, चुपचाप अपना करो। और हाँ, और योगा में मैं बहुत अच्छी थी, और मुझे स्टेज पे बैठा के मॉडल बना देते थे, बाकी सब बच्चे मेरे को देख के करते थे, कॉपी करते थे। हाँ, और मैं योगा अच्छी करती थी। तो मैम जैसे आप स्कूल में आपने जॉब किया, प्रिंसिपल भी रही, टीचर भी रही, उसके बाद आप समाज सेवा के तरफ टर्न किया आपने, तो वो क्या था? और समाज सेवा तो ऐसी थी कि जब मैं डीएवी स्कूल में जॉब कर रही थी, तभी हमारे प्रिंसिपल मैम थे मिसेस आईबी भाटिया, तो उन्होंने इनर व्हील क्लब शुरुआत करवाई, रोटरी क्लब ने करवाई, जो फीमेल विंग होता है रोटरी क्लब का। तो उन्होंने वो प्रेसिडेंट बनी थी, और उन्होंने मुझे भी मेंबर बनाया उस वक्त। तो वहां से शुरुआत हुई, और नेक्स्ट ईयर मैं सेक्रेटरी थी, और मिसेस गुप्ता एक थे यहाँ पे, एक्सिन की वाइफ, वो चेयरपर्सन प्रेसिडेंट थी। और तब हमने मिलके सोशल वर्क जो किया, वो इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि फिर मैं, मतलब अब तक चल रहा है वो। हाँ जी। तो अभी भी आप और संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, उसके बाद मैंने पुलिस पब्लिक फोरम, जो फतेहाबाद जिला बनने के बाद पहले एसपी साहब आए थे, उन्होंने शुरू किया था, उसमें मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर रही थी। तो फिर वहां से भी वो सारा काम हम करते थे, सोशल वर्क सारा उनके साथ मिलके करते थे। तो उसके बाद फिर संस्थाओं से जुड़ी रही, और ये सब चलता रहा। इस वक्त मैं भारतीय विकास परिषद में मेंबर हूँ, और इससे पहले मैं जिला महिला प्रमुख रही हूँ। हाँ जी। तो ये तो एक बहुत एक बर्डन वाला काम नहीं होता मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नहीं, बर्डन वाला तब लगता है जब हम घर को और काम को बैलेंस ना कर पा रहे हो। जब वो सब बैलेंस हो जाता है, फिर बर्डन नहीं लगता, फिर अच्छा लगता है। और ये सब बैलेंस करने में मेरी हेल्प की है मेरे हस्बैंड ने। तो मैम आप बाहर भी समय बिताती हैं, क्योंकि अब मेंबर हैं तो ऑब्वियस है कि आपको बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। और जैसे कि हमें पता है यूट्यूब पर आपके चैनल भी हैं, तो और आप लिखती भी हैं, तो आप कैसे टाइम मैनेज कर पाती हैं? यूट्यूब चैनल जो, उस पे वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत ज्यादा। और आपको शायद विश्वास हो या ना हो, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, फिर उनकी एडिटिंग करनी होती है, तो रात को 3 4 बज जाते हैं, सुबह होने वाली हो जाती है, और मैं अपना काम कर रही होती हूँ, क्योंकि दिन में जो है कंसंट्रेशन नहीं बनती है। क्यों ना कोई डिस्टर्बेंस होती रहती है, कोई आ जाता है या इधर से कोई खटका आ जाता है, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं उतना दिन में नहीं कर पाती हूँ, और मैं रात को करती हूँ, और सुबह सुबह फिर मैं लेट उठती हूँ। सुबह आप फिर लेट उठती हैं, फिर आपके हस्बैंड या आपकी सासू माँ आपको कुछ बोलती हैं? सासू माँ अब तो नहीं है, सासू माँ को गए हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब मैं खुद सास बन गई हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। ये भी ठीक है। तो हमारे ऊपर तो वैसे किसी का डंडा नहीं है। हाँ। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। हरियाणा अकादमी की तरफ से एक हरिगंधा जो मासिक पत्रिका आती थी मैम, उसमें भी एक आपकी कहानी बहुत लोगों ने पसंद की, तो उसके बारे में आप हमें
हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? वो कहानी उसको छपे हुए तो हो गए 5-6 साल, पर मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। उसका नाम प्यासी नदिया था, प्यासी नदिया। उसमें एक बहुत इमोशनल है ये। एक बच्ची होती है, उसके पैदा होने के बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है और उसको अभागिन मान लिया जाता है। तो फिर उसकी शादी एक विधुर के साथ कर देते हैं, जिसकी अपनी लड़की भी उतनी ही बड़ी होती है। तो वो अपनी उसको बेटी होगी जो उसको बहुत प्यार देती है। तो ऐसा है कि मतलब एक नदी है जो वो खुद प्यासी रह जाती है, लेकिन सबको पानी पिला जाती है। तो ऐसे इमोशंस उसमें वीव किए हुए हैं। नहीं, वो लोगों में पसंद भी बहुत पसंद की गई थी वो तो। बहुत दूर दूर से मेरे पास बहुत अच्छे लेखकों के फोन आए थे मेरे पास, कहते बहुत अच्छी कहानी लिखी है। लेकिन मैं मतलब क्योंकि मुझे एक जगह टिक के नहीं रहना है और मुझे सब कुछ करना है, एक ही जिंदगी है, बहुत कुछ मुझे करना है। तो मैं लेखन अभी मेरा ज्यादा नहीं चल रहा है। अब यूट्यूब पे है, एक्टिंग है, कुकिंग है, इन सब की तरफ ध्यान आ गया है। तो मैं ये चीज भी आपसे पूछूंगी, जैसे आप YouTube पर कोई भी ब्लॉग डालते हैं, नहीं कोई वीडियोस डाल रहे हैं, आपके कंटेंट अलग अलग रहते हैं। तो आप वो आइडियाज कहाँ से आते हैं आपको? बस वो ऐसा है कि जो मैं लाइफ में करती हूँ और मुझे लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं पूरे जुनून से करती हूँ, पूरी लगन से करती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर परफेक्शन भी आनी चाहिए। जब तक परफेक्शन के नजदीक, परफेक्शन तक कोई नहीं पहुंच सकता, परफेक्शन के नजदीक जब तक नहीं पहुंचते तब तक उसको करते रहें। तो इस तरह से मैं जो भी करती हूँ अच्छा करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं दिखाऊं क्यों ना। तो फिर मेरा मन करता है कि मैं औरों को दिखाऊं भी सही, क्योंकि पहले जो जैसे वीडियोस बनती थी या फोटोज बनते थे वो हम एल्बम सबको दिखाया करते थे। आजकल वो तो है नहीं, अब वो सारा का सारा उनके अपने मोबाइल में ही पहुंच गया है और हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो सब मैं उनको दिखाऊं। ये चीज तो है कि हम लोग भी उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप वीडियो एक दूसरे से हम इंस्पिरेशन तो लेते ही रहते हैं। हाँ जी। तो एक मैम अभी बीच में आपने रिसेंट एक वीडियो अपलोड की थी, पेट्रोल अगर 100 रुपए का हो गया तो वो क्या था मैम? मैं उसके बारे में जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। अच्छा, पेट्रोल 100 रुपए हो गया। तो सब लोगों ने शोर मचा रखा है कि महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। तो ये एक व्यंग है। व्यंग मतलब ऐसा है कि सरकार जो है, सरकार भी है, विपक्ष भी है, और दोनों अपनी जगह पे सही होते हैं, गलत कोई नहीं होता है। लेकिन मैंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर पेट्रोल इतना महंगा लग रहा है तो क्या लाखों लाखों रुपए लगा के जो गाड़ियां ली हैं, बाइक्स ली हैं, उन पे लाखों खर्च कर सकते हैं और 100 रुपए पेट्रोल पे खर्च नहीं कर सकते? तो क्या जरूरत होती है ये सोचने की चलो गेड़ी मार के आते हैं, चलो गेड़ी मार के आते हैं? क्यों गेड़ी मार के आते हैं? क्या एनवायरनमेंट की चिंता नहीं है? तो इस तरह से। और दूसरी तरफ मैंने ये कहा है कि सरकार की तरफ से भी अगर महंगा हो गया तो मैंने थोड़ा सा उधर भी व्यंग रखा है, मेरी सरकार है, ऐसा सही है। नहीं, वो भी बहुत मतलब लोगों ने देखा भी है उसको, और मैंने भी एक्चुअल में देखा हो, और मुझे जब भी पता था मैंने कहा जरूर पूछूंगी मैम से। और मैम एक वीडियो मैं आपकी देख रही थी, उसमें आपकी डोली वाली जो वीडियो है वो बहुत फेमस है, लोगों ने पसंद भी की है और अभी भी उसमें शायद लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो उसके बारे में मैम आप क्या बताएंगे? वो डोली वाली रोटी तो ऐसे मैंने शौक में बना दी थी, और इसकी मैंने एक ग्रुप है हमारा मुल्तानी चैनल फेसबुक पे, मुल्तानियों के 2-3 चैनल हैं, वहां पे मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या आप डोली की रोटी बनाना सीखते हो? तो इतने सारे कमेंट्स आए, हाँ हमने सीखनी है, हाँ हमने सीखनी है, हाँ हमने सीखनी है। तो फिर मैंने सोचा मैं डोली की रोटी की वीडियो बना के डाल देती हूँ, सारे देख लेंगे, बना लेंगे। तो वहां से जो है इतनी शेयर्स हुई वो वीडियोस, मुझे मेरे पास से मतलब बहुत दूर दूर से लोग फोन करके या उस पे मैसेज करके बताते हैं, जो मेरे जानकार हैं वो कहते हैं हमें किसी ने भेजी है। यहाँ फतेहाबाद के कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास राजस्थान से आई है, हमारे पास दिल्ली से आई है, हमारे पास मुंबई से आई है। मतलब उनको खुद, यहाँ फतेहाबाद के लोगों को ज्यादा नहीं पता कि मैं कुछ करती हूँ, बाहर के लोग ज्यादा जानते हैं, वो यहाँ शेयर कर रहे हैं। अब फतेहाबाद के लोग समझते हैं कि हाँ ये हमारे फतेहाबाद की है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपकी वो वीडियो डोली वाली रोटी के नाम से ही फेमस हो गई।
अभी रिसेंट मैम, हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। एक्चुअली बात ये है कि डोली वाली रोटी जो है ना, वो पहले बनाया करती थी जो घर में बुजुर्ग होती थी, बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो बनाती थी। मेरी मम्मी बनाती थी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, सिखाया था सारा कि ऐसे बनाना है, लेकिन मैं भूल गई थी। उसके बाद मेरी एक कजन सिस्टर है जो मेरे से बड़ी हैं, वो बनाती हैं बहुत अच्छी, और उनकी इतनी फेमस है, इतनी फेमस है कि वो कहते हैं कि मैं ना 3 बाल्टियां भर भर के बनाती हूँ। 3 बाल्टियां ले जाते हैं लोग, मेरे बिमला दीदी हैं, तो उनसे मैंने पूछा अभी कैसे बनाया, मैं भी बनाऊंगी। मैंने बनाई तो बहुत अच्छी बन गई वो, और जो मेरे से लेके गए उन्होंने बहुत तारीफ की। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अगर बूढ़ी नहीं हुई तो क्या हो गया, होने वाली तो हूँ ना, तो मैं भी बनाना शुरू कर देती हूँ, तो लोग सीखेंगे, उसको शायद आगे कंटिन्यू करें और बनाते रहेंगे। और कंटिन्यू बने भी हुए हैं लोग डोली वाली रोटी के साथ, और आगे भी बने रहिए आप डोली वाली रोटी के साथ। तो मैम अभी रिसेंट आपने 2 आपकी जो पुस्तिकाएं हैं प्रकाशित हो चुकी हैं जो कि, तो उसके बारे में मैम आप हमें बताइए। पहली पुस्तक थी मेरी जरा सा प्यार, जो बाल साहित्य था, उसमें कविताएं थी। ऐसा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कंपटीशन के लिए कविता लिखती थी। जब स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो मैं कोशिश करती थी मैं खुद लिख के दूं उनको। तो फिर कई लोगों को जैसे लगता था, वो पूछते थे हमें भी लिख के दो, हमें भी लिख दो। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक किताब ही छाप दूं, सारा ही उसमें से ले लेंगे। और उसमें वो बुक स्पॉन्सर की थी मिसेस उषा दैया दीदी हैं, उन्होंने की थी। और वो स्कूलों में बच्चों को सेल भी की काफी सारी, और उसके जो इनकम हुई थी ना, वहां से 10 रुपए की एक किताब बेची थी। जितनी भी इनकम हुई थी फिर वो गवर्नमेंट स्कूल की नीडी गर्ल्स के लिए स्वेटर्स बांटी थी। वो स्वतंत्र चौधरी दीदी हैं, वो प्रिंसिपल थे उस वक्त, तब हमने वो स्वेटर्स वहां बांटी थी। और उसके बाद सेकंड बुक जो है वो अभी आई है, मन की छुअन। उसमें सारी कविताएं हैं, कविताओं का संग्रह है। वो भी सारी जो है सोशल टॉपिक है, उस पे फैमिली के हैं, एनवायरनमेंट के हैं, इमोशंस के हैं, थॉट्स के हैं, वो सब एक कविता संग्रह है। तो मैम आने वाला भी कोई प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? पुस्तक का तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि लेखक जो है ना वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड होते हैं, उनकी वैल्यू कोई ज्यादा नहीं होती है। उनको खुद किताबें छपवानी पड़ती हैं पैसा खर्च करके, और फिर बिके ना बिके तो आजकल खरीदता भी कोई नहीं है, क्योंकि मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो उस पे तो सारे पढ़ लेंगे, लेकिन पुस्तक खरीद के कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो ऐसा अभी कोई विचार नहीं है मेरा। Batter known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. तो मैम मैं एक पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो आपकी क्या दिनचर्या रहती है? मेंटेन ऐसा कुछ मैं मेंटेन नहीं करती हूँ। एक्चुअली जो खाना पीना होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि ताज़ा ही खाएं, बनाएं और खाएं। और जो जंक फूड है वो मैं नहीं खाती हूँ, वो नहीं पसंद करती हूँ। और उसके बाद जो है अब मैंने जो चैनल भी बनाया हुआ है यूटी स्टाइल एंड ब्यूटी के नाम पे, उसमें मैं वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, स्किन केयर की, हेयर केयर की। अभी मेरे बाल जो हैं अभी छोटे से हैं, लेकिन 1-1.5 साल पहले जो मैंने कटवाए थे तब भी इतने थे। अब बीच में अभी कटवाया मैंने, मैं 1 महीना हुआ होगा, तो इतने सारे बाल लंबे हो गए थे मैंने, और वो कटवा दिया मैंने। अब फिर बढ़ जाएंगे, फिर वो हो जाएंगे। और फेस की भी मैं थोड़ी बहुत करती रहती हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इंटरनल इनटेक हम क्या कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। और वो मैं आयुर्वेदिक चीजें जो है उनकी तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है।
हर्बल चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं, केमिकल्स ज्यादा ना जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब कोशिश करती हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल जो है इस तरह की बने कि ज्यादा तकलीफ ना हो शरीर को। बहुत अच्छी बात है। आजकल हम लोग अपने शरीर के बारे में इतना नहीं सोच पाते हैं, और या हम ये कहते हैं कि बिजी शेड्यूल रहता है या टाइमिंग नहीं होती है लोगों के पास कि वो अपने और ध्यान दें। हाँ। लेकिन ध्यान देना चाहिए। और मैम को देख के मुझे लगता है कि काफी लोग इंस्पायर होंगे, जैसे मैं हुई हूँ। मैम आपने एक लंबा समय दिया है, शिक्षा के क्षेत्र को दिया, आप संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, और तो कोई ऐसा सीन जो आपके दिल के बहुत करीब है कि मुझे बहुत खुशी मिली काम करके, मैंने एक अच्छा काम किया, कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? एक्चुअली ऐसा होता है कि काम अच्छा या बुरा कोई नहीं होता, काम सारे ही अच्छे होते हैं। हाँ जी। जो आपको करने के लिए माहौल मिला है, जो आपको परिस्थिति मिली है, जो आपकी इच्छा होती है काम करने की, और आपके पास स्किल है, हुनर है आपके अंदर, वो सारा का सारा आपको करना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत जरूरी होता है कि फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। तो फैमिली की सपोर्ट भी तभी मिलती है जब हम फैमिली के साथ मिक्सअप होके रहते हैं और उनकी जरूरतों का ध्यान हम रखते हैं, तभी हमें सपोर्ट मिलती है। अगर हम उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। हम सिर्फ कल परसों में किसी के साथ बैठी थी, वो ये कह रहे थे कि फैमिली की सपोर्ट जिसको होती है ना, वो प्रोग्रेस कर जाता है अपनी लाइफ में। तो मैं सोचती हूँ प्रोग्रेस ये सिर्फ एक तरफ से नहीं सोचना चाहिए कि हमें सपोर्ट मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भी सपोर्ट किसी को देनी है, और वो सारा मैनेज करना पड़ता है। टाइम को मैनेज करना पड़ता है, अपनी सोच को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना होता। हाँ जी। तो वो सारा फैमिली में बहुत जरूरी होता है। और मैं सभी जो ऑडियंस हैं उनमें जो फैमिली वाले देख रहे हैं, जिनके घर में यंग गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उन सबको आप सपोर्ट कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, आप उनको सपोर्ट कीजिए ताकि उनको भी कोई मौका मिले बाहर की दुनिया देखने का, कुछ करने का, तो बदले में आपको भी पूरी इज्जत मिलेगी। एक लास्ट मैम क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, और ये एक मैसेज भी होगा कि आजकल हम ये कह सकते हैं कि मीडिया का दौर है, लोग फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं, और फोन को लेकर घरों में, जैसे कि आपने अभी कहा कि फैमिली को सपोर्ट करना भी चाहिए, तभी हमें सपोर्ट मिलेगा। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फुल टाइम फोन को अपना टाइम दे रहे हैं? और फोन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में भी बहुत दूरियां, बहुत दरार, बहुत सीरियस क्वेश्चन है। हाँ जी। आज के दौर की ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि फोन में घुसे रहना जो है, उसके आप देखो, आप किसी चीज को कम इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते हैं। हाँ, आप ये नहीं कह सकते फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है और घर की जरूरतें कम इम्पोर्टेंट है। अगर आजकल के लड़के लड़कियों में ये ज्यादा हो रहा है कि आजकल के लड़के लड़कियां अगर ये सोचते हैं कि हम फोन देखते रहें और घर के प्रति कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो वहां ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें, मतलब अगर हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चिपके रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे या कम्युनिकेट करते रहेंगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है वहां से। कोई एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप वहां अपनी रिएक्शन दे सकते हैं और आप उसको जो भी जिस तरह से भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ चिपके रहना वो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहीं से ही दरार शुरू होती है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बनने लगता है। तो अगर लड़कियां ये कहें या लड़के ये कहें कि हमें घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, तो घर का काम तो सबको करना ही पड़ेगा। अब
मान लो हम नेचर्स कॉल के लिए जाते हाँ हैं जी। तो वो काम करना हमें अच्छा नहीं लगता, हाँ जी। लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ता ही हाँ है। जी। तो इसी तरह से घर का काम, खाना बनाना, या तो आपके यहाँ सर्वेंट्स हैं, हाँ जी, बहुत सारे काम करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं है तो सबको मिलके करना पड़ेगा। और लड़के भी जो है वो ये ना सोचें कि हम घर का काम क्यों करें। हाँ, ये बात ठीक है कि लड़कों को बाहर के काम भी बहुत सारे करने पड़ते हाँ जी, हाँ हैं। जी। क्यों वो बाहर के करते हैं, लड़कियां घर का कर लें। जो लेडीज, मैं लड़कियां हाँ जी। बोल गई, लेडीज को घर का संभाल लेना चाहिए, जेंट्स को बाहर का सारा संभाल लेना चाहिए। मिलजुल के काम करेंगे और थोड़ा बहुत टाइम अगर बचता है तो किचन का भी मिलजुल के करें, सफाई भी मिलजुल के करें, तो सब काम हो जाता है। तो इस तरह से अपनी लाइफ में मुश्किल ना हालात बनाए। तो ये थे हमारे साथ उषा तनेजा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी हमें बातें बताई, एक मैसेज भी दिया। और ये एक अच्छा मैसेज है, इसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ये मिलेगा, जो कि फैमिलीज में, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं मोबाइल फोन्स को लेकर। तो वो चीज में हेल्प मिलेगी कि फॉलो करें मैम को जो उन्होंने बताया, और बने रहिए उषा तनेजा जी के साथ। उनका मेरे चैनल का नाम है उषा तनेजा उत्सव। हाँ जी, तो मैम ने बताया, तो आप उसको लाइक शेयर फॉलो भी कर सकते हैं। और इसी तरीके की जानकारियां पाने के लिए आप स्ट्रीट मेल टीवी के साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और एक बार फिर से हम मैम आपका धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सुना। नमस्कार। नमस्कार।